तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। और आज के इस यूपीएससी कहानी संग्रह में लेकर आए हैं हम बादलों के घेरे, जिनके लेखिका कृष्णा सोबती जी है। और ये भी एक आधुनिक कहानियों में से एक है। बादलों के घेरे, बादलों का घेरे का अर्थ है बादलों में समा जाना। तो आइए इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल मस्त कहानी, ठीक है ना। यदि हम डायरेक्ट कहानी को शुरू करते तो बहुत कम आप लोगों को समझ में आएगा, इसलिए पहले थोड़े कहानी के सार को हम बता देते हैं। देखिए, कहानी का सार कुछ ऐसा है कि इस कहानी में एक लड़का है रवि। थोड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक लड़का है रवि और रवि की पत्नी है। एक लड़का है रवि और इसकी वाइफ है मीरा। रवि की पत्नी मीरा है, ठीक है ना। हालांकि मीरा का बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, फिर भी। और एक बुआ है, बुआ जी का नाम तो नहीं दिया गया है, बुआ, ठीक है ना। बुआ, जिसे हम अपने भोजपुरी की भाषा में फुआ भी कहते हैं, बुआ है। और बुआ जी की एक भतीजी है मन्नू, मन्नू, ठीक है। बुआ जी की एक भतीजी है मन्नू। और मन्नू को एक खतरनाक बीमारी हुई रहती है, टीबी। आज टीबी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन जबकि ये कहानी है तब एक टीबी महामारी थी, एक खतरनाक बीमारी थी जो संपर्क में आने से फैलती थी और कोई एक इसका खास इलाज नहीं था उस समय। इस समय है, उस समय नहीं था। जैसा इस समय कोरोना आया था ना, उसी तरह उस समय का वह टीबी था। और मन्नू को टीबी हुआ था। और मन्नू जो है बुआ के यहाँ रहने आई थी 2 दिन के लिए। लेकिन समस्या यह था कि इस टीबी नामक रोग से लोग डरते थे। जैसे कोरोना टाइम हुआ था ना, अपने परिवार वाले खुद से अलग होते देख रहे हैं, लेकिन उसके पास नहीं जा सकते, कोई छू नहीं सकता था, टच नहीं कर सकता था। उसी प्रकार की बीमारी थी टीबी, जो मन्नू को हो गई थी। और रवि जो है, रवि की ही बुआ थी वो। रवि अपने बुआ यहाँ जाता है, वहाँ पर मन्नू रहती है। मन्नू को बुआ जो है रवि को मना करती है कि मन्नू से न मिले, मन्नू से बातें ना करे, उसे टच ना नहीं करना है, उसे बीमारी है। रवि जो है उससे बातें करता था, घूमने इधर उधर चला भी जाता था, लेकिन उससे टच नहीं करता था। खतरनाक बीमारी थी। और जब मन्नू आई तो बुआ अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाती थी बाहर, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये बीमारी मेरे बच्चों को मुझे ना हो जाए। इससे बचने के लिए सारे चीज़ को देखते हुए मन्नू घर छोड़कर चली जाती है और जाकर बाहर एक कॉटेज में, झोपड़ी में भुआली रहने लगती है, अकेले, एकांत में। क्योंकि उसके माता पिता भी नहीं उसके पास जाया करते थे, नहीं थे। और इसी तरह ये कहानी आगे बढ़ती है। रवि जो है कहीं ना कहीं इसका अट्रैक्शन था मन्नू को लेकर, मैंने कहीं ना कहीं से प्रेम हो गया था मन्नू से, लेकिन छू नहीं सकता था, उसके पास नहीं जा सकता था। सोच रहा था, कभी कभी सपने में सोचे सोचे पहुंच जाता था, कभी जाने की कोशिशें करता था, उसको याद करता रहता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इससे। और रवि जब अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसके माता पिता ज़बरदस्ती रवि की विवाह करा देते हैं मीरा से। ज़बरदस्ती विवाह हो जाता है मीरा से, मतलब ज़बरदस्ती क्या, रवि हाँ कर देता है, ठीक है ना। विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ समय बीतते हैं, तब तक 10 वर्ष, लगभग कुछ समय क्या, लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे। और 10 वर्ष के बाद लगभग रवि को भी टीबी की बीमारी हो जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, रवि को टीबी की बीमारी मन्नू की वजह से नहीं हुई थी। उस समय की एक भयानक बीमारी थी जिससे बहुत सारे लोग संक्रमित थे, हो जाती थी। तो रवि को भी टीबी हो जाती है। और रवि को जब टीबी हो गया तो रवि के भी पत्नी, बच्चे
इन्हें छोड़कर अब जाने लगते हैं। छोड़कर जाना मजबूरी है भैया, नहीं तो पास रहेंगे तो उनको भी टीबी हो जाएगा। तो मजबूरी है, मजबूरी में कोई नहीं चाहता है, ये भी चाहता है अपने बच्चों को छू ले, एक बार उसे गले लगाकर प्रेम करे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, जाना ही पड़ता है। और अभी भी वापस उसी भुआली में, उसी कॉटेज में जहाँ पर मुन्नी रहा करते थे, वहीं पर पहुँच जाता है। वहीं पर आकर खिड़की से बादलों को देखता है और सोचता है कि जैसे मन्नू, एक और बात बताते हम बीच में छोड़ दिए थे कि कुछ दिन के बाद पता चलता है रवि को बुआ से कि मन्नू अब नहीं रही, मन्नू की मृत्यु हो गई। तो वही सोचता है खिड़की से कि मन्नू जो है बादलों के घेरे में चली गई, बादलों में चली गई, इसी तरह एक दिन हम भी इन बादलों में चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ कहानी है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को कहानी को पूरा का पूरा कहानी शॉर्ट में समझा दी। अब आइए चलते हैं कहानी पर, समझते हैं इसे, ठीक है। अब समझ में आएगा कहानी। भुआली की इसी छोटी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ, पानी भरे सूखे बादलों को के घेरे देखता हूँ, बिना आंखें के भटक जाती धुंध से निष्फल प्रयास देखता हूँ, और फिर लेटे लेटे अपने मन का पतझार देखता हूँ। सामने पहाड़ के रुखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडियाँ मेरी बाहों पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरे उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती है। पलंग पर बिछी चद्दर और उस पर पड़े कंबल से लिपटी हुई मेरे देह चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल जाती है। और बरसों के ताने से बुनी मेरे प्राण, मेरी धड़कनें हर क्षण बंद हो जाने को डर से चूक हो जाती है। ये बातें रवि कह रहा है, कहानी अंत से शुरू हुई है, आगे जाकर जोड़ी जाएगी। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है, लेटा रहता हूँ शाम हो जाती है, लेटा रहता हूँ रातें झुक जाती है। क्या है भैया, जैसे कोरोना में मरीजों पूरे दिन सोना सोना क्या करना है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरे ही तरह रात दिन सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं, और कोई इन्हें भरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर नहीं बढ़ा आता। कोई इस तोहरी कमरे की ओर बढ़ाना के मतलब कोई कमरे में आएगा तो पर्दा वो हटाएगा, तो कोई नहीं हटाता, कोई आता ही नहीं था कमरे। कोई इस देहरी पर अन्यास मुस्कुराकर खड़ा नहीं हो जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरे सैया के पास घिर आते हैं। और मैं अपनी इन फीकी आंखों से अंधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े पड़े अपने आप को देखता हूँ, अपने को छूटते छूटते तन को देखता हूँ और देखते रह जाता हूँ। आज इस राह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया है, सब अलग जा पड़े हैं। अपने कंधों से जुड़ी अपने बाहों को देखता हूँ, मेरे बाहों में लगी हुए भरी भरी बाहें कहाँ है वह सुगंध भरे केस जो मेरे वक्ष पर बिछ जाते थे, कहाँ है वे रस भरे अधर जो मेरे रस के में भीग जाते थे। सब था मेरे पास, सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चुमकर कहता, उठोगे नहीं, भोर हो गई। ऐसे फील करता और आंखें बंद किए उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात की बीते क्षण को सूंघ लेने से अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो। हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती है, आंखें खुल जाती है और गृहस्थी पर सुबह हो आती है। फूलों की महक में नाश्ता घुले ताजे कपड़े में लिपट कर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात को सपने साकार कर देता। प्याले में दूध की उड़ेली उन उंगलियों को देखता, क्या मेरे बालों को सहलाकर सिहरा देना स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है। आंचल को थामे आगे की ओर उठा और कुछ कपड़ा जैसे दोनों ओर को मिठास को संभालने को सतर्क रहता। क्षण भर को लगता, क्या गहरे में मेरा मन अपना है
या उन पर उसके ऊपर का आवरण है या जो केवल मेरा है, वो इससे परे, इससे नीचे कहीं और है। एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। अब मैं होता उसे लगी और एक और दिन होता, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती। और एक रात वाली के क्षयग्रस्त अंधियारे में आती है, कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियाँ देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरे जब इन्हें पीता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तन में रस रित जाने, हाड़ मांस कब काट हो जाते हैं। करना क्या है भैया, अब तो हो गया ना, हो गया है। टीवी तो क्या करना है, पूरे दिन पड़े रहना है कमरा में, किसी से बातचीत नहीं, अकेलापन। देखिए क्या होता है ना, कहाँ रोग से ज़्यादा अकेलापन मार डालता है। अकेले अकेले पूरे कमरे में पड़े रहना है, कभी उठता है, कभी उठता है, कभी सोता है, क्या है क्या करने को। उस समय इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं थी, फ़ोन टीवी वगैरह ये सारे चीज़ बहुत कम होते थे ये सब चीज़। पूरे एक रूम में रहे रहे पूरे मन जैसे लग रहा हो कि उबल रहा हो, कभी दवाइयाँ पीना, दवाइयों के ऊपर विज्ञापन रखे गए, उसे पढ़ना, मिल जुल कुछ नहीं, अकेले रहना है। और रात भुआली क्षयग्रस्त में बिल्कुल उभर आता है अभी तो मुझे। और मैं सोचता हूँ हाड़ मान सब काट होते हैं, मिट्टी नहीं खाता हूँ, क्योंकि मिट्टी हो जाने तो मिट्टी से फिर रस उभरता है। मैं खुद को मिट्टी भी नहीं कहता, क्यों? क्योंकि मिट्टी से भी तो रस निकलता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है, मैं मिट्टी नहीं हुआ। कैसे सरसरते दिन थे, तन मन को सहलाते बहलाते। उस एक रात को मैं आज इस शून्य में टटोलता हूँ। सदियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीचे प्रकाश में दो अधखुली थकी थकी पलकें जरा सी उठती है और बाह के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती है और कहती हो, तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, नंगे मस्तक को अंधेरे में छूकर यह सोचते सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन में उपजता है, वहीं देह पाकर दुनिया में भी जी जाता है। तन में उपजा हुआ प्यार देह पाकर पूरे दुनिया में जी जाता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठ आता है और बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। वर्षों बीते, एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आँखों को देखा था। धुपाती सुबह थी, नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते ना जाने क्यों बुआ का स्वर जरा अटका था। एक बार रवि जो है अपने बुआ के यहाँ पहुँचा। वहाँ पर बताए थे आपको कि मन्नू आई थी। मन्नू का परिचय करा रही थी बुआ रवि से और बोलते बोलते थोड़ा सा अटपटा रही थी। सांस लेकर कहा, मन्नू से मिलो, रवि 2 ही दिन यहाँ रुकेगा। बुआ के मुख यह फीका परिचय अच्छा ना लगा। बिल्कुल ऐसे बोली, मन्नू से मिलो, 2 दिन यहाँ पर रवि रुकेगा, ठीक है ना। ऐसे ही सांस भरकर बुआ का वह 2 दिन कहना किसी कड़ेपन को झेल लेने सा था। इसे लग रहा कोई दर्द छुपा हो बातों में। वो कुछ बोली नहीं, सीधे आकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा हंस दी। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपनों को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख को कसकर बांधे घुघराले वाले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो गया कि किसी ने गहरे उलाहने की सजा दे डाली हो। कुछ ऐसा महसूस किया। जब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर पड़े आंचल को खींच स्नेहवश का उन बाहों को से लिपट गए। मन्नो जीजी करके, जो बुआ के लड़के थे वो मन्नो से उसके आंचल को खींचकर उससे लिपट गए। मन्नो जीजी कहते कहते बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी। खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन बांधा और झंझना वाहत
को छिपाने का चेहरा मैं आज भी नहीं भूला हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को वह छुड़ाती है, अपने बच्चों को मन्नू से छुड़ाती है और ठगी निगाहों से मन्नू को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, उसे छुड़ाकर थोड़े से इस तरह गुस्सा में होकर बोली, जाओ मन्नू, कहीं घूम आओ जाकर, तुम्हें उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। ऐसे बोलते हैं कि जाओ मन्नू, क्या बोले कि तुम मेरे बच्चों को मत छुओ, क्योंकि मन्नू को तो टीबी हुआ था ना। अरे मन्नू जाओ कहीं घुमाओ, मेरे बच्चे तुम्हें तंग कर डालेंगे रे भाई। माँ की घुड़की आंखों में समझकर बच्चे एक और हो गए और माँ अपने बच्चों को थोड़े से इस तरह आँख को गुस्सा करके ताकि बच्चे थोड़े से अलग हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे छेप कर नीचे लटक गए और मन्नू की बड़ी बड़ी आंखें की घनी पलकें न उठी न गिरी, बस एकाएक बुआ की ओर देखती रही। ऐसी बात नहीं था कि बुआ मन्नू को मानती नहीं थी, मानते थे, बस क्या किया जाए भैया, टीबी ऐसी उस समय की बीमारी थी, ठीक है ना। बुआ इस संकोच से उभरी तो मन्नू धीमी स्वर में फाटक से बाहर हो गई थी। मैंने बुआ भी इस संकोच से उभरी ही थी, तब तक मन्नू धीमी स्वर में फाटक से बाहर निकल गई थी। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ बात क्या है, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। बुआ अटकी, फिर झिझक कर बोली, बीमार है, अभी 2 बरस सैनिटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वहीं कॉटेज ले दी है और साथ घर का पुराना नौकर आता है, कभी अकेले जी उब जाता है तो 2-4 दिन शहर चली आती है करके वो बीमार है और 2 बरस हुआ सैनिटोरियम में रही थी अकेले। उसके बाद जेठ जी ने उसे एक कॉटेज ले लिया है भुआली में, वहीं पर नौकरों के साथ रहती है, कभी मन उब जाता है तो 1 या 2 दिन के लिए शहर चली आती है। नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता था। रवि जब कभी 4 या 6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाता है। मैं बुआ की सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ। बुआ बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल भर तो रुक जाती, बुआ आपने ही अच्छा नहीं किया, बच्चों को पल अलग ही कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा रुक जाती। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा और कहना चाहती हो कि तुम यह सब नहीं समझोगे और अंदर चली गई। इस वो कहना चाहती है कि तुम नहीं समझोगे, अंदर चले गई। बच्चों अपने खेल कूद में जुट गए थे। मैं खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन का जिज्ञासा उड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में, पर हुआ तो भी कुछ गलत नहीं था। उलझा सा मन में बाहर निकला और उतर कर झील के किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ इस ओर छा थी, उछल आती पानी की लहरें भी धूप में रुपहली हो जाती। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो रुका, जंगलों का हाथ टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा। बलिष्ठ हाथों से चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार से तलीताल की ओर जा रहे थे। पीछे की किश्ती में अपने तन मन को बिखेर कर एक प्रौढ़ बैठ ऊँघ रहा है और उसने पीछे वोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियों और फिर 2-4 पालवालियों नौकाएं को भी देखा। एक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वह पीली चेहरा देखता हूँ और वह बड़ी बड़ी आंखें, वहीं दुबली पतली बाहें, वहीं बुआ के घर वाली मन्नो को 2-4 बार मन ही मन नाम दोहराता हूँ, मन्नो मन्नो मन्नो। लगता है मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और वह पानी के साथ मन्नो बही जा रही है, ऐसे दिखता हूँ। रवि कह रहा है, खिंचे धुन घुंघराले बाल, अनझपी पलके पर बुआ कहती थी कि बीमार है, मन्नो बीमार है। जंगले पर से हाथ उठकर बुआ के घर के दिशा में देखता हूँ तो चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है और एक ढलती सी पथरीली ढलान को जैसे हाथ में थाम रखा है। और नीचे इस सड़क पर खड़े खड़े सोचता हूँ कि अब कुछ रोज जैसा है। केवल मन में उभर आती हुए 2 आंखें नई है और उन दोनों आंखों के पीछे
बीमारियां जिसे कोई छू नहीं सकता है, ऐसी बीमारी जिसे कोई छू नहीं सकता है, कोई उबार नहीं सकता है। घर पहुंचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। बुआ इस बीमारी के डर से बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की सजावट, जो उसके हाथों द्वारा सजावट की गई थी, उसे देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियों को सुंदर लगती थी। कैबिनेट पर बड़ी फ्रेम में लगे सब परिवार के चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा जी की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इन चेहरे पर कौन सा आकर्षण है जिसे बंदी बंदी वो दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आई है। पर नहीं, बुआ के ही घर में होकर यह सोचना मन के सिल पर सिल से पड़े। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ और अपने कमरों की सीढ़ियाँ पर चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ियों के छोटे छोटे आकारों में टीन के लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगड़िया। बुआ खाने तक लौट जाएगी और मन्नो भी। तो देर तक बैठा बैठा किसी पुराने अखबार के पन्नों को पलटता हूँ। बुआ लौटी नहीं और घड़ी की टन टन के साथ साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया। टाइम हो गया। नौकर ने कहा कि खाना खा लीजिए। नौकर ने बोला खाना खा लीजिए साहब। तो रवि ने पूछा कि बुआ कब लौटेगी, बुआ कब तक लौटेगी? खाने के तो मना कर गई है। कथन में रहस्य मैं इस अर्थहीन आंखों को पढ़ जाने के प्रयत्न में करता हूँ। और जो मेहमान है, नौकर तत्परता से झुककर बोला, आपके साथ नहीं साहब, वो अलग से ऊपर खाएगी। मन्नू जो है अलग से ऊपर खाएगी, सबके साथ नहीं खाएगी। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद साथ खाने से डर से छुटकारा पाने पर, शायद साथ न खा सकने की व्यवस्था पर खुद को मतलब दोषित। उस खाने की मेज पर मैं अकेला खाना खाते खाते क्या सोच रहा था आज तक याद नहीं। बस इतना सा याद है कि कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मिट्टी और मुंह में लेते ही घोड़ी की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहब, धीमे मगर सदी आवाज में 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हजूर। सीढ़ियों का आहट हुई। शायद अपने कमरे तक पहुंचकर खत्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए, मैं उठा नहीं, वही टेबल पर बैठा रहा। और एकाएक मन में आया कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी के मिले ही लिया हूँ तो उसके लिए ऐसा क्यों हुआ जा रहा? घंटों भर बाद में किसी के पैरों के चले सीढ़ियों के ऊपर चले जा रहे थे। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था। हौले से थाप थे। चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पांव रखा। हाथ में कश्मीरी शॉल लिए मन्नो सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहा, आइए। फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठते बैठते सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ का कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और इन सबसे हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा। बात करने को कुछ नहीं पाकर बोला, आप लंच तो जी मैं कर चुकी हूँ। और भरपूर मेरी ओर देखती रही, वो मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ। बुआ तो कहीं बाहर गई है। सिर लगाकर मन्नो शॉल की तरह तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती है, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन के लिए आई थी। बुआ तो आती ही होगी। अभी मन्नू जो है जा रही है। कह दीजिएगा बुआ से कि बस एक ही दिन के लिए आई थी। वो हमेशा आती थी तो 2 दिन रुकती थी, लेकिन अब की बार एक ही दिन। तो रवि ने कहा कि बुआ तो आती होगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया न चेहरे पर से। कहते कहते एक बार रुका, फिर ना जाने कैसे आग्रह से कहा,
एक दिन और नहीं रुक सकोगी? वह कुछ बोली नहीं, बंद करते सूटकेस पर झुकी रही और फिर पल भर बाद अपने स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूंगी यहाँ रहकर ग्वाली के इतने बड़े गांव में कि यहाँ गांव के बाद यहाँ छोटे से शहर में मन नहीं लगता ना। हंसकर बोली। वह छोटे से खिलखिलाहट और कड़वाहट से पैरों का व्यंग आज इतने वर्षों के बाद भी मैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। वही शब्द है, वही हंसी और वही पीली सी सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नों का कोट था और नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि ने इनाम पाया। साइड में घोड़े को थपथपाया, हजूर चढ़ेगी। उड़ती उड़ती नज़र उन आँखों की बाह पर लटके कोट पर अटकी। पैदल जाऊंगी, घोड़े आगे आगे लिए चलो। चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूं, पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी और जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो, फिर और एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतर गई और राह में कोई भी कुछ नहीं बोला। टैक्सी खड़ी थी, सामान लगा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भाप कर कहा, कुछ देर साहब। मनु ने इस बार कहीं नहीं देखा। कोट लेने के लिए मेरे और हाथ बढ़ा लिया और कार में, क्योंकि कोट तो रवि लिया था ना, कार में बैठी और कुली से तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और अपने घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहिब। घुंघराली छांव ढीली सी होकर सीट के साथ जाके की और घुटनों पर पतली पतली सी विवेश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अधखुले कांच के में से अंदर झांका। मुख पर थकान के चिन्ह थे, बाहों पर मछली मुखी कंगन थे। आंखों में क्या था और या मैं पढ़ नहीं पाया। वो पीली पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई, मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई देने के लिए न हाथ उठे न अधर हिले। मोड़ पर पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन दिखता रहा और देर तक वह दर्दिले धन्यवाद से गुज सुनता रहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं और कुछ नहीं। वे पल अपनी कल्पना से आज तक लौटता हूँ तो जी कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे चला जा रहा था। अपने को समझाकर बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी मन पर से नहीं उतरती। रुक रुक कर, थक थक कर, जैसे मैं उसी दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था, उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता। घर पहुंचा, बरामदे में कुल्ली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। जब रवि वापस घर आया तो बरामदे में कुल्ली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन बिल्कुल धक्का खाकर रह गया। तो उस मन्नू के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। अपने घर के कोई सामान नहीं लाए थे उसमें। दोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था वह सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुख देख और पास होकर फीके गले से कहा, रवि मुंह से हाथ धो लो, सामान सब तैयार मिलेगा वहीं वहाँ, जल्दी लौटोगे ना, चाय लगने की कोई है। चुपचाप बाथरूम में पहुँच गया। सामान सब था। मुंह हाथ धोने से पहले गिलास में ढककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया और ऐसा कहा कि किसी की घुटी घुटी जकड़ में से बाहर निकला। उसे न सोच। कपड़े बदलकर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थी। बुआ ने चाय उड़ेली और प्याला आगे कर दिया। बुआ ने जैसे सुना नहीं, बुआ बुआ ऐसे 2-3 बार रवि ने बोला। पल भर के लिए अपने को ही ऐसा लगा
कि किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हूँ। जैसे लगा कि मैं किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हूँ, और बुआ ने विवश हो आंखों के ऊपर पलकें उठाई और समझ गया कि बुआ चाहती है कि कुछ ना हो, कुछ मैं ना बोलूं। पर मैं रुका नहीं। बुआ दो दिन की मेहमान तो एक दिन में ही चली गई। मैंने कहा कि बुआ 2 दिन की मेहमान तो एक दिन में चली गई। सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाती रही, कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया। कहती थी बुआ से कहना मैं एक दिन के लिए आई थी, और बोल गई कि बुआ से बोल देना कि मैं एक ही दिन के लिए आई थी। इसके आगे बुआ जैसे और कुछ सुन न सकी। गहरा लंबा श्वास लेकर इस तरह श्वास ली और आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि? और चाय का प्याला वहीं छोड़कर कमरे से बाहर हो गई। उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता चला कि 2 दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहे एक बार बुआ के कमरे तक हुआ हूँ, पर संकोचवश पाँव उठे नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नो की खाली कमरा था बिल्कुल। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था। न पर्दे थे, न फर्नीचर, न मन्नो। एकाएक अंगीठी से लगी लकड़ियों को देख मन आया कि आज वह यहाँ रहती तो रात देर इसके पास यहीं पर बैठे रहती। मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ उसके पास आता। उसके यह सब मैंने क्या सोच रहा हूँ और क्यों सोच रहा हूँ। किसी अनदेखे भय से घबराकर नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था। सिहराना खिंचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े भुआली की वो छोटी छोटी कॉटेज देखता रहा जहाँ अब तक मनो पहुँच गई होगी रवि। मैं चौंका नहीं, यह बुआ का स्वर था। तब आकर बुआ ने बोली रवि। चौंका नहीं क्योंकि बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आकर बैठी और हौले हौले सिर सहलाती रही। बुआ का हाथ पल भर को थामा, फिर कुछ झुककर मेरे माथे तक आ गया। रूधे स्वर में कहा रवि तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलारती हूँ। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुँचता। मैं बुआ का नहीं, मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूँ। बुआ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को खड़ा कर कहा रवि उसके लिए कुछ मत सोच भाई, उसे अब नहीं रहना है। मैं बुआ को स्पष्ट सिहर कर कहता हूँ बुआ मुझे ही कौन रहना है, मुझे भी कौन रहना है। आज वर्षों बाद भुआली के पड़े पड़े असंख्य बार सोचता हूँ कि रात में अपने लिए यह क्यों कहा गया था। वे अभिशाप के बोल जो दिन रात में इस तन मन पर से सच्चे उतरे जा रहा हूँ। जब रवि को भी टीबी हो गया था, वह पहुंचा था, तो उस समय ये बातें सोच रहा था कि मैं उस रात को ये क्यों बोल गया था। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वे हाथ खींच कर उठी, रोशनी की और पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से कहा पागल हो गए हो रवि, उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई है और कोई और राह नहीं रह गई है। मतलब जो मरने वाली है उसके साथ तुम अपनी बात जोड़ते हो। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा रवि तुम तो उसे सुबह शाम तक ही देख पाए। मैं उसे वर्षों से देखती आई हूँ और आज पत्थर से निष्ठुर हो गई हूँ। उसे वर्षों से मैं देखती आई हूँ और आज पत्थर से बन गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही मैं करके मानती रही हूँ और यह कहीं नहीं कहूँगी कि अपने बच्चे की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किसे रखा जा सकता है। पर जो कुछ जितना था वह प्यार, वह देखभाल, सब व्यर्थ हो गया। कभी छुट्टी के दिन में उसके बोर्डिंग से आने की राह ताकती थी मैं, अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण बनाती हूँ। कभी एक समय था कि मैं उसकी राह खोजती थी कि वह आए, छुट्टी के दिनों में आ जाए, और आज एक समय है कि मैं यह मनाती हूँ कि कब जाएगी, और डर कर बच्चों के लिए मैं घर से बाहर भी निकल जाती हूँ। मुझसे ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है उसे, तुम तो 2 दिनों से उसे जानती हो। बुआ के बोल कठिन हो आए। रवि जी से बचपन में मोहवश
कभी डरना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल कर कहा, तुम्हारा ऐसा जीवट मुझ में नहीं है, कहूँ डरती नहीं हूँ। बुआ यह कहकर जैसे मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रही और फिर जाने की उठी तो और रुक गई। इस बार स्वर में आग्रह नहीं, चेतावनी थी। बुआ ने चेतावनी दी कि रवि कुछ हाथ नहीं लगेगा, जिसके लिए सब राह रुकी हो उसके लिए मत भटको, ऐसे चेतावनी दी। पर उस दिन बुआ की बात मैं समझा नहीं और चाहने पर भी नहीं। अगली सुबह चाहा कि घूम घूम कर दिन बिता दूं। घोड़े दौड़ाता लड़िया कोटा पहुंचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुंह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं कहीं और जाना पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर तक खड़ा खड़ा सोचता रहा और ढलती दोपहरी में टली ताल की उतरा और मन को आगे साफा मुझे भुआली जाना था। कहाँ जाना था? भुआली, कहाँ पर? जहाँ पर मनु रहती है। बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों से ढेर देखकर यह नहीं लगा कि अब भुआली है। बस में सोचता आया था कि वह घुटन होगी, चीड़ होगी, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बाबा आती है, छाप ऊपर उठती है, धूप नीचे उतरती है और भुआली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी नहीं लगती है। चौराहे के होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचता हूं। कॉटेज का पता लगा लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार से होता हुआ पाइन्स लकड़ी का होता है की ओर लिया और खुली चौड़ी सड़क से मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जंगलों के नीचे अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच जगह जगह पर खुली चौड़े घाटियां बिछी थी। तिरछे सीधे छोटे छोटे खेत किसी के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी की थाल की तरह चमकता था। और इस बार भुआली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार आया, लौट कर यहाँ आया, पर उस आने जाने तो फिर कभी नहीं हुआ। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं, यह सोचता भी नहीं कि मन्नों के पास जा रहा हूँ, यह सोचता ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तनों पर लिखा है पाइन्स। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमले की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुँच जाता हूँ। कारपेट पर हौले हौले पाँव रखता हूँ और कि कम आवाज़ हो। द्वार खटकता है और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बड़ा आता है। जान लेना यह वही पुराना नौकर है। घर में है। बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटनी ही होगी। मैं बाहर खुले से बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ। मन्नो अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थककर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूँ और जब यह सोचूंगा कि वह देर से आएगी तो वह जल्दी आ जाएगी, ऐसा वह सोचता है। घोड़े की टाप सुन पड़ती है और अपने को रोक लेता हूँ और मुड़ कर देखता नहीं। बाबा पुकार का स्वर और लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर है। उठा बढ़कर मन्नो की ओर देखा। आंखों में न आश्चर्य था, न उत्कंठा थी और न उदासीनता थी। बस मन्नो की ही आंखों की तरह वह दो आंखें मेरी ओर देखती ही चली आ रही थी। बाबा बूढ़ा नौकर लपककर घोड़े के पास आया और लाड से स्वर से बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा लिया। मन्नो सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को बुलाओ। बाबा मेरी जी अच्छा नहीं है। सुख तो है बिटिया। चिंता का यह स्वर। बिटिया ने जरा सा हंसती और फिर रुककर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी भला है बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगाते। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी और फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मनु ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं और कोई अपराध बनाया। फिर मेरी तरफ झुककर कहा, क्या बहुत देर हो गई? क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ पर आंखें नहीं। ठहरकर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं लगा? क्या जी अच्छा नहीं? मन्नो के पल भर को थकी थकी पल के मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी
दौड़ी दौड़ी शॉल लिए आई और कंधे पर उठाकर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा। मन्नो ख्याली क्यों घबराने लगी? अभी तक ठीक हुआ जाता है, इसके लिए चाय भेजूं? मन्नो एकदम कुछ कह नहीं पाई और फिर कुछ सोचकर बोली, अम्मा पूछ देखो, पिएगा तो ना? मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं, व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं पीना है। मनु ने जैसे ना सुना न मुझे देखा ही। फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय का गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी है, अभी चाचा लौटे तो ना होंगे? बड़ी माँ झट समझ गई कि मन्नो की चाची के यहाँ से आया हूँ। बोली, बेटा आने की खबर देते तो मन्नो के लिए कुछ मंगवा लेती। बड़ी माँ, अंदर जाके देखो ना, मैं थकी हूँ, अब बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा, कुछ फल ही लिए आता। मन्नो कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पड़ती रही, फिर धीमे से ऐसी बोली मानो मुझे नहीं अपने को कहती है, यहाँ ना कुछ लाना ही ठीक है और न यहाँ से कुछ ले जाना। मैं अपनी नासमझी पर पछता रहा था। मानो अंदर चली गई तो आप मैं भी साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लिटाया और बाल ढीले करते करते माथे को छुआ और मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मनो बोली नहीं, दुबली सी बाह तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे की ओर ले ली। तनिक आगे बाह अपना थोड़ा सा आगे की, फिर पीछे कर ली। आज जब स्वयं भी मन्नो सा बन गया हूं, और रवि कह रहा है कि आज मैं मन्नो सा बन गया हूं, 100 बार अपने को नचार कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूं। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाहों को छू नहीं सका? मुझे छूना चाहिए उस बाहों को, मैं क्यों नहीं छू सका? क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका? उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़ कर वहीं उस कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में? क्या था झिझकने वाले मन में? रहा होगा यही भय, रहा होगा जो अब मुझ में मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। देखिए वहीं शायद वहीं पापों की मुझे सजा मिल रही है आज। उस रात जब जाने को उठा था तो आंखों का मोह पीछे बांधता था और मन का भय आगे खींचता था, और जल्दी जल्दी चलकर डाक बंगले में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया। क्षण क्षण जकड़ने पर बंधन से मुक्त हो गया हूँ। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वो मुझे कितनी फली चाहता हूँ। आज एक बार मन्नो देखती तो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार नींद में लगता कि भुआली में हूँ, मैं भुआली में सोया हूँ। वहीं पाइंस, वहीं बड़ी बड़ी खिड़कियाँ वाला कमरा, मन्नो के पलंग पर लेटा हूँ और पास कुर्सी पर बैठे बैठे मन्नो अपनी उन्हीं 2 आँखों से मुझे निहारती है और मैं हाथ आगे करता हूँ और वो थोड़ा सा हंसकर सिर हिलाती हुई कहती है, नहीं इसे कंबल के नीचे ही कर लो। अब इसे कौन छुएगा? इसे लग रहा हो जब रवि बीमार था तब की बातें कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसे मन्नो बैठी है, मैं अपने हाथ निकालता हूँ तो मन्नो कहे कि नहीं इसे आप नीचे कर लो, इसे अब कौन छुएगा? मन्नो कुछ कहती नहीं, हंस भर देती है। रात भर इन दुस्वप्नों में से भटकने के बाद जगह तो बुआ दिख पड़ी और कुछ हाथ नहीं लगा रवि। बुआ देखी और पूछी, बुआ कि कुछ हाथ नहीं लगा रवि? उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, न डाक बंगले में न भुआली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप से बुझी भुआली मुझे भयावनी सी लगी और एक बार जी को टटोला, पाइंस नहीं कुछ नहीं, लौट जा। घर पहुंचकर बुआ मिली, कड़ी चेतावनी वाला खिंचा चेहरा था, गुस्सा में भरपूर। मुझे देखकर जैसे सांस रुके हो पूछा, कहाँ थे कल? रानी खेत तक गया था बुआ। कह तो जाते। बुआ ने कहा, कहाँ थे कल? रानी खेत तक। अरे कह तो जाते। मैं ना जाने किस उलझन में खो गया और कहने को बुआ था क्या। दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे, सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्होंने देखता रहा, एकाएक उन्हें प्लेट पर से
आंखें उठाकर बुआ की ओर देखते देखते हुए देखा तो सचमुच में जान गया कि फूफा के भाई अवश्य मन्नो के पिता होंगे। दृष्टि से वही ठहराव था, वही अचंचल था। फूफा ने खाने पर उठते उठते उलझे स्वर में मुझसे पूछा, रवि, बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती है, पहुंचा आ सकोगे क्या? लखनऊ तक पहुंचा दोगे? जी सकूंगा। मैं बुआ और बच्चों के नैनी से उतर रहे थे। मैं पीछे से सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की असक्ति को सिगरेट के धुएं से भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी, खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली, वहीं कलावली भुआली की सफ़ेदी दिख रही थी। काठगोदाम से लखनऊ एक रात बुआ के ससुराल रुककर बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, बुआ के ससुराल लखनऊ में था, यानी वहाँ उसका घर। कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि? कुछ दिन यहीं रुके? नहीं बुआ। बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी और पात पिछाकर कुछ देखती हुई रही। फिर स्नेह से कहा, फिर जाओगे कहाँ? बुआ कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते कहा, रवि, तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नैनी लौटाने को कहते थे ना? नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा पिताजी के पास। अब मुझे पिताजी के पास जाना है। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ, कुछ याद सी करते हुए बोली, तभी इस बार तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है बुआ। बुआ चाहती थी कि मुझे कुछ पूछे। मैं चाहता था कि बुआ से कुछ कहूँ, पर किसी ने भी शब्द न जोड़े। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पाँव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं थी, यानी बुआ मेरे से, रवि से बहुत बड़ी नहीं थी। अब मुझसे पिताजी की सबसे छोटी और मौसेरी बहन थी, पर दिल में कुछ ऐसा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूँ। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि, तुमने पाँव छुए तो आशीर्वाद जरूर दूंगी। बहुत सुंदर बहू पाओ। मैंने न हंसा न लजाया। बुआ चुप सी रह गई। फिर नटखट भाव से वह कुछ कह गई थी। उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़कर प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइन पर पीछे खाली पन्ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी नहीं सोच रहा था, सोचता चला गया। मन न भुआली में अटका, न पाइंस पर और न ही मन्नों पर। पिछला सब बीत गया। अब बुआ का आशीर्वाद कल्पना से मुखर हो गया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं हूँगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला, सच में ही मेरा घर बना, यानी रवि की विवाह हो गई। सुंदर घर ने आई पत्नी और उसे ही विवाह कर लाया। पर उस दिन जहाँ टिकट ले लिया था, वहाँ की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले जाने न सकी। गाड़ी आ लगी। कुली सामान लगाता है और बाहर खड़े खड़े देखता हूँ मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे, बूढ़े। साहिब, गाड़ी छूटने में 10 मिनट है। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। कुली एक बार फिर अंदर जाकर असबाब ऊपर नीचे करता है और सफा ठीक कुली करते हुए बाहर निकल कर कहता है कि हरी बत्ती हो गई है साहब। बत्ती की ओर देखता हूँ और देखता ही चला जाता हूँ। वह कद है, वहीं दुबली पतली देह, वहीं धुला धुला सा चेहरा, वहीं आवेश से कहता हूँ, कुली सामान उतार दो। मैं गुस्से में कहता हूँ, कुली सामान उतार दो, उतार लो। साहिब, जल्दी करो जल्दी। कुली फिर मेरे सामान के पास है। टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए और चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहाँ मुझे जाना है वहीं जाकर रहूँगा। और जब मैं ही नहीं रुकता हूँ तो मुझे कौन रोकेगा? क्यों रोकेगा? घर के आंगन के लॉन में बैठे सर्दियों की ढलती धूप के अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और मैं पास बैठते हुए कहा, बेटा, इस बार छुट्टी में आ ही गए तो ठहर जाओ, बार बार इनकार करना अच्छा नहीं होता। माँ की बातें सुनकर मैं सियाने बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ ठीक ही कहती है। अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ, फिर क्यों इनकार करूँगा?
माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज़ में मैं कहता हूँ कि माँ, जो तुम्हें रुचे वहीं मुझे भाएगा। बेटे, लड़की देखना चाहोगे? हाँ माँ। लगा मन ही मन में हंसी। खाने के बाद रात को घूम कर आया। कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाले में उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग आशा नहीं कर रहा, और उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। हाथ में किताबें लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया और आंखों के आगे अंधेरे अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों पर झुंझ झुंझ के दिखते हैं। आसमान सब सुनसान है। अपनी पदचाप के सिवाय कोई आवाज़ नहीं। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है और इधर उधर मैं अंधेरे में हिलता हूँ और एक हाथ आगे बढ़ा बढ़ा आता है मेरे गले की ओर। निकट और निकट, दुबली कलाई, पतली अंगुलियाँ। मैं डरता हूँ, पीछे भी हटता हूँ और घबराकर आंखें मैं खोल देता हूँ। सपने में रवि ये सारी चीज़ दिखता है। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झाँका। लॉन के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सुनापन और अंधेरे का वह हाथ। मन में जिसे भूल चुका हूँ उसे आज भी याद क्यों आना था? आज ही में क्यों याद आया? क्यों याद आना था आज? क्यों दिख जाना था उस हाथ को जो वर्षों हो गए पाइन्स की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था, छुआ था। नहीं कहूँगा क्योंकि असंख्य बार सोच कर छू भर लेने के लिए बाएं आगे करना छू लेना नहीं होता है। महीने भर नैनी में रहते हुए बार बार भौली के लौटने के बाद अंतिम बार मैं मनु के पास लौटा था तो लौट कर उस लौटने की न लौटने करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा था और 3 बार मुड़कर ऊपर गया था। मन्नू शॉल में लिपटी हुई आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर उतार देने की उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से उतर जाऊंगा। मनु नीचे फैले शॉल को सहज कर सहेजी और 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वह पराया सा देखना, वहीं दूर दूर तक लगता चेहरा। मनो चाहती हूँ मनो ने कुछ तो कहूँ, पर क्या कहूँ? या कि जल्दी लौटूंगा। क्षण क्षण अपने से कहता हूँ आऊँगा, फिर आऊँगा, पर जिस निगाह से मनो मुझे देखती है जैसे बिना बोले या कहे जा रही हो कि अब तुम नहीं आओगे। मन्नू। रवि और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी, हाथ जोड़ दिया। नमस्कार। इन जुड़े हाथों को देखता रहा। जरा सा आगे बढ़ा कि विदा लूं, पर न जाने क्यों खड़ा रह गया। समझाने के इससे स्वर से मनो बोली, देर होती है रवि। जी भरकर देखने वाली अपनी आंखों को झुंझलाकर मैं जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, फिर पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूँ। मुड़कर पीछे देखा तो खिंचकर ठिठक गया। मनो वहीं मुर्दा में बैठी थी। मानो वह जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो। रवि स्वर में न व्यथा थी, न संग छूटने का उदासी थी, न मेरे आने का आश्चर्य था। आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे पूछती हो, तुम कुछ कहना है क्या? मैं अपने को बच्चों की तरह छोटा करके कहता हूँ, मन्नो। मन नहीं होता जाने को। मन्नो कुछ देर तक देखती रहती है। मैं चाहता हूँ मन्नो कुछ भी कहे तो मन्नो कुछ भी। एक छोटी सी सांस और छोटी सी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों को घेर कर उन देह को नहीं तो स्वर को छू लेना चाहता हूँ, चूम लेना चाहता हूँ। मन्नो ऐसे बोला। आगे बढ़ता हूँ। कुछ रोक लेने की थाम लेने की मुद्रा में मनो दोनों हाथ आगे डाल देती है। बस मनो अपना अनुरोध उस तक पहुँचाना चाहता हूँ। नहीं, इस नहीं कि आगे नहीं और कुछ नहीं।
मनो दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और मैं विवश सा व्यर्थ सा नीचे उतरता हूँ। आंखों पर धुंध सी उमड़ जाती है। संभलता हूँ और एक बार फिर देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किनारे पर खड़ा हूँ, किश्ती में बैठी मनो बही जा रही है। वो मुझे नहीं देखती है। उसकी आंखों से आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नो का सिर नीचे झुका है और आंखों शायद बंद है, शायद गिली है। उस कड़े आहट अभिमान की बात सोचकर छटपटाता हूँ और कदम उठाकर फाटक के पास पहुँचता तो उसे सिकिया सुनकर रुक गया। मन ही मन दोहरा कर कहा, मन्नो। जब रवि आगे बढ़ा तो उसे सिकिया से सुनाई दे रहा था। क्या करे, दोनों मजबूर थे भाई। इसी पुकार को पलटकर मैंने उत्तर दिया, ठहरो नहीं, रुको नहीं। सच है, मैं ठहरा नहीं। उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया उस कॉटेज में रहने वाली मन्नो की उन दोनों आंखों से। पर मन्नो की स्मृतियाँ नहीं, मन्नो की याद मुझे आज भी आती है और आज भी वो याद आती है वो दोपहरी। अब मन्नो और मैं उस बड़ी झील के किनारे लगी पगडंडियों पर घूमते रहते हैं। मीठा सा स्वर दिन था। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास सम्मुख में पानी सा बहा गया था। एक एक के घुंघरेले बालों को देखता रहा था और देखता गया शॉल में लिपटे उन कंधों को जो पैरों की धीमी चाल से थककर भी झुकते नहीं थे। परिक्रमा के अंतिम मोड़ आया तो बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे देवी के छोटे छोटे मंदिर दिखे। तीन के कपाट बंद थे, क्योंकि उनके मंदिर के कपाट दरवाजा। कुछ अधिक न सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नो को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतारकर नंगे पांव किनारे के पत्थरों के से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थरों पर पांव जमाया और झुककर ठंडल से कंबल तोड़ वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा, बस देखता चला गया। शॉल के सिर कर लिया था और उन बंद कपाटों को आगे वाली दहलीज पर फूल रखकर सिर नवा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेकना मन्नो उठी। मन्नो सी नहीं लग रही थी। ऐसा दिखा कि यह झुकी छाया मन्नो नहीं, मन्नो की व्यर्थ हो गई, विवशता हो गई, जिसके भाग्य इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक गया था। इस निर्मम अकेलापन के लिए मन में ढेर सारे दर्द उठाया और बढ़ते से स्वर से कहा, दर्शन करने का मन हो मन्नो तो किसी से पुजारी का स्थान पूछूं। मनु ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कौन वरदान मांगने हैं, अपने लिए कपाट बंद हो गए हैं, हमारा तो खुद ही दरवाज़ा बंद हो गया है। बस इतना ही चाहती हूँ कि यह कपाट उनके लिए खुले रहें जिससे बिछड़कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। मुझे कुछ नहीं मांगना है इन भगवान से, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि यह कपाट उनके लिए खुला रहे जिससे मैं बिछड़ गई हूँ, दूर हो गई हूँ। मतलब मेरे प्रियजनों के लिए सदा इनकी कृपा बनी रहे। मेरा तो हो गया। मनु को छूने का भय, उसके रोग का भय जो अब तक मुझे रोकता था, बिंधता था, अलग जा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर बांह से घेरते हुए कहा, मन्नो चौकी नहीं, कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और समुची, यानी पहली बार ये रवि जो है कंधे पर हाथ रखा और समुची आंखों से देखता हुआ बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ न बढ़ाओ। यानी कहने का उसका अर्थ था कि जिसे तुम रख नहीं सकते उसके लिए हाथ न बढ़ाओ। आवाज में न उल्हाना था, न व्यंग था, न कटुता था, बिल्कुल साधारण भाषा था। बस जो कहने को था वही कहा गया था। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया, बार बार मन्नो के पास जाने पर भी नहीं दे पाया और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नो को रोता छोड़ मैं अंतिम बार पांच की उतरता चला गया था। मन्नो से सिकिया ले रही थी, रो रही थी। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था मैं, वो आज अपने पर ही बीत गई।
यानी कह रहा है रवि कि जिस रोग से मैं डर रहा था और वही रोग में आज मैं तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ, यानी हमें पाप लगा है, ऐसा सोचता है। आज अपने लिए मन्नू का कोई कायरता को कोसता हूँ कि मैं कितना कायर था। घर की चाल पहल थी, माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगनी, भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने का मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा क्यों? अब तो बंध गया हूं ना, बंधा रहूंगा। आसपास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु है, ब्याह वाले घर के ऊंचे कह के सुनकर खुशी से मन उमड़ उमड़ आता है। कैसा आयोजन होता है। एक दिन जो बात शुरू हो जाती उसे संपूर्णता पूर्ण कर दिया जाता है। ऐसे समूचे मन से विवाह के सिवाय और क्या होता है, जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन घर द्वार अंदर बाहर सब एक ही प्यार के भीगे जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र के किनारे चला जाऊंगा और सोचता हूँ कल मीरा को लेकर समुद्र के किनारे चला जाऊंगा। उस बेचारी की क्या गलती है रे भैया। महीना भर रुककर वहां के लिए प्रस्थान करूंगा जहां अब तक मैं बेघर सा हो रहा था। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरते और मोहवश एक दिन में छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम दिन रात कहाँ छिपते, कहाँ डूबते, यह हम देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद पहरों की तरह बीत गए वे 10 वर्ष। संग संग लगे बिछोह से दूर मग्न दिन रात, मीरा और बच्चों से दूर इस काटेज में पड़ा आज भी पीछे लौटना चाहता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता। हम कितने सुखी हैं, कितने चाहता हूँ किसी की आंखों में देखकर इसका उत्तर दूं, किसी को छू कर कुछ कहूँ, पर सुनने वाला कोई पास नहीं है। जब रवि को बीमारी हो गई, बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मुंह छोटा कर लिया है। अपने बच्चों के लिए क्या होता है ना कि माँ के जब बच्चे हो जाते हैं ना तो पति के लिए प्रेम थोड़ा कम हो जाता है। गए महीने रानीखेत जाते मीरा अपने बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी थी और फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे अंदर ले आई। मुन्ना रानी प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझक से बंधे हाथ मेरी ओर उठे, देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही आंखें पूछती रही, रोती रही, कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया, छू नहीं पाया, केवल मीरा की ओर देखता रहा। और आज मुझे मिलने आई, उसमें मेरी पत्नी कहाँ है, कहाँ है? वह सचमुच में मेरी थी। आज समझ में आया रवि को जब अपने पर रोग हुआ कि कितना सहन करती थी मन्नू। भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखते ही निठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रुखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे अकेला छोड़ मुझसे दूर चला गया। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन 2 बाहों को अपने ओर खींच कर कहूं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आंखों का अपरिचय इस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी हुई और अंधेरे से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई और उठकर बैठा कि एक बार प्यार दूं, एक बार प्यार लूं। फिर हाथों से मुंह छिपा रोते रोते मीरा इन बाहों से अलग हो गई। मीरा रोते रोते अलग हो गई। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बंधा सचमुच बहा ले गया था। न पास मीरा थी और न बच्चे थे। तकिया के सहारे सिर ऊंचा करके देखा। उतराई के तीसरे मोड़ पर
तीनों चले जा रहे थे और मीरा मेरी और पीठ मुड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे के उंगली पकड़े कभी माँ को देखते हैं तो कभी राह को सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा, पर किसी ने पीछे नहीं देखा, न मीरा ने न मेरे बेटों ने। केवल छोटी रानी के बालों में गुथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा हम चले गए, पापा हम चले गए। याद आ रहा है ना, पीछे एक बार रवि ने मन्नू की उसी रिबन को गाड़ी में देखा था और उसी तरह के रिबन को अपनी बेटी के बालों में देखता है। ऐसा लग रहा हो कि वो रिबन कह रहा हो कि पापा हम चले गए। सच ही सब चले गए। देखिए ये कहानी ना इमोशनल है, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा तब समझ में आएगा। इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा कहानी खत्म हो गया। ऐसे ही एक दिन मन्नू से जाने को भाप कर मैं उतराई से उतरता चला गया था और मेरे ही तरह अकेले मन्नू रोई थी। ऐसे ही मन्नू रोई थी जिसे मैं मन्नू को छोड़कर उतर कर चला आया था, उसी तरह मैं आज रो रहा हूँ। अब जान पाया हूँ कि हाथों से मुंह छिपाकर वह रोना कितना अकेला रोना था, पर उस बार जाकर बरसों से मन्नू की सुधि नहीं ली। अब कभी नींद में देखता तो वह दुबली देह, बड़ी बड़ी आंखें और कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जाकर वो देर से मीरा की ओर बढ़ जाता है। एक बार दौरे पर मैं लखनऊ गया था, पीछे की कहानी बता रहे हैं रवि, तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एकाएक स्वर बदल गई, अरबी मन्नू अब नहीं रही। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने का गंभीरता को संभालता कहता हूँ। नहीं बुआ नहीं। बुआ जैसे मुझे कई वर्षों पहले उस रवि को कहती है, रात को सोई तो जागी नहीं, अम्मा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुक गई थी। मैं रूधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ, बुआ। आँख पुछती कुछ सोचती रही, फिर दर्द से बोली, रवि एक बार पत्र तो लिखते। मैं रुमाल में रुलाई सोखने लगा। बुआ कहती है कि रवि एक बार तो पत्र लिख देते कम से कम। तुम्हारे नाम का एक वो पार्सल छोड़ गई थी, अलमारी में खोला तो जर्सी थी, स्वेटर। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पाँव छूकर कहा, अच्छा बुआ। रवि बुआ की वही कलावली वाली आवाज़ थी। मैंने सिर हिलाकर घोर व्यवस्था से के स्वर में कहा, नहीं बुआ नहीं। बुआ समझ गई कि मैं कुछ जानना नहीं चाहता हूँ, पर जैसे मन ही मन मन्नू के लिए टूट कर बोली, यही बार बार सोचती हूँ, जिसके प्यार को कोई न छू सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला। यानी मन्नू तुमसे प्यार करती थी और उसे वह नहीं छू सकती थी, ऐसा दुर्भाग्य उसे मिला। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिनों तक मन्नू को उतार नहीं पाया और नहीं देखता। पाइंस में कुर्सी पर बैठी वो जैसे मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही हो, वो देख रहा था। वही हाथ वहीं दृष्टि। और एक दिन साल भर में बीमार रहने के बाद मैं भुआली पहुंच गया। रवि जो है वहीं पर पहुंच गया जहां पर वो अकेले कॉटेज में रहती थी। वहीं चीड़ की ठंडी हवाएं थी, वहीं सुहानी धूप थी, वहीं भुआली थी और वहीं मैं था। पर इस बार किसी का पता करके मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के विलास में बने कॉटेज में पहली बार मैं सोया तो भर भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारा था मैं, मन्नू मन्नू मन्नू। आज वह होती तो। हर रोज सुबह उठते बरामदे में पाइंस देखता हूँ और मन ही मन कहता हूँ कि मन्नू, ओ मन्नू। जिस मीरा को मैं वर्षों जाना है वह अब पास ही नहीं लगती और अपनी सी नहीं लगती। उसे मैं छू कर छुआ था, चुम कर चुमा था, पर जब मोह और प्यार की उलझन आती है तो मीरा नहीं, मन्नू की आंखें सगी होती है। यानी रवि कह रहे हैं कि मेरे मीरा से विवाह हुआ, मैं उसे छुआ भी, मैंने उसे चुमा भी, लेकिन मुझे वो अपनापन दिखाई नहीं दिया जो बिना छुए मन्नू के साथ दिखाई देता था। खिड़की के सामने लेटे लेटे अकेला पेन में घबराकर जब मैं
बाहर देखता हूँ तो धुंध भरे बादलों से घिरे घिरे घुंघराले बालों वाले वही चेहरा दिखता है मुझे। आए दिन दवा के लिए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूँ कि इस छूटते छूटते तन मन में बहुत देर भटकना नहीं होगा। मतलब मुझे अब रवि प्रतिदिन खिड़की पर खड़ा होकर बादलों को दिखता है, और इतना तो रवि जान गया था कि मुझे बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं जीना है। मुझे इन खिड़की से वो बादलों को दिखता था और कहता था कि मन्नो तुम इस बादलों के घेरे में आ गई ना, मैं भी इस बादलों के घेरे में एक ना एक दिन आ जाऊंगा, इन्हीं बादलों के घेरे में मैं समा जाऊंगा। ठीक है, तो ये थी बादलों के घेरे कहानी, एक इमोशन से भरी कहानी। और यहाँ पर रवि का जो प्रेम है बिना छुए मन्नू के लिए जो था वह छू छू कर मीरा के लिए कभी नहीं उभरा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इस कहानी से, और ये पोएसी कहानी संग्रह की कहानी है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कहानी के लिए, हमारे साथ बने रहिए कोई नए कहानी के साथ। देखिए मेरे चैनल पर कहानियों के साथ साथ हर प्रकार के टाइप के क्लास आते हैं, एक्सपेरिमेंट, कहानी, साइंस, आर्ट्स, 10th 12th बोर्ड एग्जाम, हर चीज़ का। तो अच्छा है कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहे। ये चैनल कोई एक सब्जेक्ट का चैनल नहीं है, यहाँ पर संसार की हर एक गतिविधियाँ से आपको रूबरू हम कराते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट